गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 30 मई और यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और कई व्यूअर लोग जो थे हमारे हमसे पूछ रहे थे कि कौन सा कोर्स लॉन्च किया गया है, तो आपको अगर जानना है, इंक्वायरी करना है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे हम डिटेल बात करेंगे इस कोर्स में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और इसमें क्या-क्या अवेलेबल होगा, ठीक है? चलिए पहले हम लोग न्यूज़पेपर कवर कर लेते हैं। और ये हमारे व्यूअर के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, तो आप लोग भी इस तरह के फीडबैक दे सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है, तो लाइक, शेयर भी करेंगे आप लोग। चलिए, सबसे पहला न्यूज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो वायुसेना के जो प्रमुख है ना, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उसको अगर हाईटेक करना है, उसको अगर वर्तमान चुनौती से निपटने के लिए बनाना है, तो हमें कुछ पहलू पे काम करना होगा। आपको मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे डिफेंस सिस्टम में क्या-क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला आप कारण बताओगे यहाँ पे कि देखिए, जो भी परियोजना या प्रोजेक्ट बनता है ना, उसको समय के अंतर्गत मतलब समय पे पूरा करने में एक बहुत बड़ा बाधा बना हुआ है। ठीक है? पहला ये चैलेंजेस के बारे में बात किया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पे बात किया गया है कि यहाँ पे जो हमारा टेक्नोलॉजी है, ठीक है? जो हम लोग विदेशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। किसी दूसरे देशों पे निर्भर रहना सही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्वदेशी तकनीक को विकसित करना होगा, ठीक है? 2 पहलू पे बात किया गया है। थर्ड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हमें विभिन्न जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे आपका प्राइवेट हो, चाहे आपका उद्योग इंडस्ट्री वाले हो, ठीक है? सबको मिलकर यहाँ पे अपने डिफेंस सिस्टम को क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। और आप सभी जानते हैं, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें भारत ने पूरा टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके अपने जो लक्ष्य को यहाँ पे साधा है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और मेंस में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के सामने जो डिफेंस सिस्टम है, उसको मजबूत करने के लिए क्या-क्या भारत को कदम उठाना चाहिए? सजेशन में आप लोग 2-3 पॉइंट कमेंट में बताएँगे, ठीक है? चलिए, अब आते हैं यहाँ पे अमेरिका को लेकर। बिहार जैसे एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश जैसे एग्ज़ाम में ना, अमेरिका के जो घटना होता है अमेरिका में, जो भी घटना, उस पे नज़र रखता है, ठीक है? और वहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो अमेरिका का जो प्रमुख थे, क्या नाम है इनका? डोनाल्ड ट्रम्प। इन्होंने टैरिफ जो होता है ना, शुल्क, उसको बढ़ाया है, ठीक है? सभी देशों के साथ भारत को भी यहाँ पे देखने को मिला, चाइना के साथ भी ट्रेड वार देखने को मिला। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया, वहाँ का फेडरल कोर्ट होता है, कि जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया ना, वहाँ पे फेडरल कोर्ट होता है। वहाँ पे ये मामला गया, तो सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ना, ये जो है ना नियम के खिलाफ बताया गया है। ये इसको आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखिएगा कि जो टैरिफ वार हुआ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया, सभी देशों जो इम्पोर्ट हो रहा था ना, सब पे टैरिफ को बढ़ा दिया गया। तो इससे ग्लोबल लेवल पे तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ। साथ ही यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, उसको भी इम्पैक्ट किया। आपसे बीपीएससी का 70 जो मेंस हुआ ना, वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो ट्रेड वार हुआ, टैरिफ हुआ, ठीक है? जो अमेरिका के द्वारा जो कदम उठाए गए, तो अमेरिका के अर्थव्यवस्था पे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा? आप वहाँ पे कमेंट करें। तो आपको बता दें, यहाँ पे मंदी देखने को मिल रहा है, महँगाई जो है ना बढ़ गया है। कहाँ पे? अमेरिका के अंतर्गत, ठीक है? और मंदी का संभावना भी बढ़ गया। तो 2 इम्पैक्ट आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? चलिए। और ये है एलन मस्क, इनका नाम याद रखिएगा, ये टेस्ला के प्रमुख हो गए, ठीक है? टेस्ला इन्हीं का है। फिर स्पेस एक्स जो है ना, जो स्पेस पे लॉन्च करती है, ये भी इन्हीं का है। तो ये भी है ना एक डिपार्टमेंट को सँभाल रहे थे ट्रम्प प्रशासन के अंतर्गत, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 71 का जो ग्लिम्स होगा, वहाँ पर देखिए यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये कौन-सा डिपार्टमेंट सँभाल रहे थे? ये डिपार्टमेंट सँभाल रहे थे, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आगे के टॉपिक में लिखा हुआ है, ठीक है? इनका डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, देखिए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए 3 न्यायाधीश। सबसे पहले याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या हाई कोर्ट के जज हो गए। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी, ठीक है? पहला फैक्ट एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? ये वही सिस्टम है जहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है, उसके नामों का सिफारिश करते हैं। या ट्रांसफर करना हो, तो ये काम कॉलेजियम सिस्टम करता है। बीपीएससी मेंस में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि कॉलेजियम सिस्टम से आप क्या समझते हैं? इसका काम क्या होता है? और वर्तमान में
क्या विवादित मुद्दे हैं इसको लेकर, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो-जो टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं थोड़ा-सा मेंस ग्रुप के बारे में। जो हमारा नया मेंस ग्रुप है ना, पेड वाला, ठीक है? इसमें पेड रखा गया है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? पहला तो पीडीएफ मिलेगा आपको, कंसाइज़ तरीके से, टू द पॉइंट मिलेगा। साथ में आपको वीडियो मिलेगा, जो पीडीएफ का डिस्कशन रहेगा वहाँ पे, ठीक है? साथ में आपसे जो है ना पर्सनल कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है? अगर आपको कोई समस्या होगा, तो आप बातचीत कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड ग्रुप वाले को ही मिलेगा। ये हो गया फैसिलिटी। अब हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में कि जो इस ग्रुप को परचेज़ करते हैं या जुड़ते हैं, तो किस वर्ग को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? आगे बात करेंगे हम लोग। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे देखिए, अभी क्या हो रहा है ना, मानसून जो है भारत में पहले ही प्रवेश कर गया है। ऐसे तो 1 जून का डेट रहता है हमेशा, लेकिन अभी आप देखोगे 5-6 दिन पहले ही एंटर कर गया। तो पूरे भारत में बारिश देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर मेंस में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है या प्रीलिम्स में पूछेगा कि भारतीय मानसून को कौन-कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? तो आपने ला लीना के बारे में सुना है ना? वो इम्पैक्ट करता है और एक क्या होता है एल नीनो ये इफ़ेक्ट करता है हमारे मानसून को। साथ में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये 3 चीज़ जो है ना, हालाँकि बहुत कुछ जो इफ़ेक्ट करता है मानसून को, लेकिन 3 मेजर ही याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट यही से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि देखिए, मेंस में जो है ना, कम से कम 3 से 4 डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है ना, सब चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा नॉलेज रखेंगे, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, तो आप वहाँ पे टैकल कर सकें, ठीक है? चलिए। ये देखिए मेंस का टॉपिक यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात किया गया है एपीकल्चर। एपीकल्चर पता है ना क्या होता है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से क्या फ़ायदा हो रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को भी फ़ायदा हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो हो ही रहा है, ठीक है? मधुमक्खी पालन से पर्यावरण को बैलेंस किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठी ठीक है? आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको पढ़िएगा। हम आपसे बस यही पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो मधुमक्खी जो पालन है, जो एपीकल्चर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? उससे क्या-क्या फ़ायदा हो रहा है? तो देखिए, मधुमक्खी पालन से जो है ना, ग्रामीण भारत में तो बदलाव आ ही रहा है, ये सभी जान रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है? रोज़गार हम लोग को मिल रहा है, हमारे पर्यावरण को बैलेंस हो रहा है, कृषि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो वो है ना बूस्टिंग हो रहा है, ये हो गया। दूसरा फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग जो है ना शहद जो हमारा जो शहद हो गया, ये जो शहद बन रहा है, इसको 50 से अधिक देशों में क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं और जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? फॉरेन रिज़र्व मिलता है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। अब हम आपको बता दें यहाँ पे, तो एपीकल्चर से क्या होता है? हमारी जैव विविधता को प्रमोट मिलता है, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व मिल रहा है, हमें आजीविका के साधन मिल रहा है। ये सब पॉजिटिव चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए भारत जो है ना आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो ऐसे में जो है ना जो हमारी महिलाएँ हैं, जो हमारे छोटे किसान हैं, जो हमारे युवा हैं, जो पढ़े-लिखे होते हैं ना, उनको एक अच्छा इनकम का ज़रिया बन सकता है मधुमक्खी पालन, ठीक है? याद रखिएगा इसको भी। साथ ही आपको बता दें सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन योजना। ये सब जो है ना हर एंगल से याद रखिएगा, इसमें 6-7 एंगल में बात किया गया है। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं, जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हैं ना, तो आप मेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको अच्छे से लिख पाएँगे उसको, ठीक है? साथ ही आपको बता दें यहाँ पे मधुमक्खी पालन का एक बड़ा वैज्ञानिक पहलू यह है ना, यह केवल शहद नहीं प्रोडक्शन कर रहा है, शहद तो हमको मिल ही रहा है, साथ ही ये परागन को भी, पॉलिनेशन को भी प्रमोट करता है। इससे क्या होगा हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे क्या होगा हमारा जैव विविधता बढ़ेगा, इससे हमारा क्या होगा पर्यावरण जो है ना बैलेंस होगा। साथ ही आपको बता दें सरसों, सूरजमुखी, तिल, सेब, अमरूद, मूँगफली का जो प्रोडक्शन होता है ना नॉर्मल से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन की जो है ना प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं कौन मधुमक्खी, ठीक है? चलिए। ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। साथ ही आपको बता दें ना, मधुमक्खी का जो जो क्या बोलते हैं उसको? ये वाला पोर्शन जो बनता है ना, इससे मोम बनता है, ठीक है? फिर इसको कॉस्मेटिक में हम लोग यूज़ करते हैं, इससे मेडिसिन बनता है और इसको आयुर्वेदिक जो है ना, दवाई का भी निर्माण होता है इससे। ये आप समझ रहे हैं कितना फ़ायदा है ये चीज़? और देखिए यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम है? एपीकल्चर जैसे कि मधुमक्खी पालन को हम लोग अपनाते हैं, तो इसके सामने क्या चुनौती आ रहा है अभी? चैलेंजेस के बारे में बात कर लें, तो जलवा क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंजेस है। कोई भी समस्या अगर आएगा ना पर्यावरण से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज लिख दीजिएगा, ठीक है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लाइमेट चेंज लिख दीजिएगा वहाँ पे। फिर आप देखोगे यहाँ पे
कि जो खेती वगैरह में जो कीटनाशक यूज़ करते हैं, तो वो भी एपीकल्चर को क्या करता है, हार्म करता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो चारागाह होता है, उसकी कमी है, इससे भी मधुमक्खी पालन को क्या करता है, खतरा है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड में भारत जो शहद का एक्सपोर्ट करता है ना, तो क्या रैंकिंग है? तो देखिए, आज भारत वैश्विक शहद बाज़ार में छठे नंबर पे आता है, ठीक है? भारत निर्यात का अधिकांश हिस्सा लगभग 80% अमेरिका तक सीमित है। अभी आपने देखा ना न्यूज़ में क्यों आ गया है कि अमेरिका जो है एक्सपोर्ट हम लोग करते थे क्या? शहद करते थे अमेरिका को ना, तो उसपे 10% का टैरिफ लगा दिया है। पहले 0% हुआ करता था। इस कारण से शहद न्यूज़ में आ गया और मुझे पूरा लग रहा है ना, इस बार मेंस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि इस बार बीपीएससी का जो मेंस हुआ ना, तो वहाँ पे मखाना को लेकर पूछ लिया। मखाना बहुत न्यूज़ में चल रहा था। अब शहद भी न्यूज़ में आ गया, तो यहाँ से शहद को लेकर पूछा जाएगा। आप लोग अच्छे से टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। जो हमारा जो बैच है ना मेंस वाला, जो पेड ग्रुप है, अगर आप उससे जुड़ते हैं ना तो इससे जो क्वेश्चन अभी आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है? कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछता है, सब आपको लिखवा-लिखवा के प्रैक्टिस करवा देंगे, ओके? अगर आप लोग ग्रुप से जुड़ते हैं तो। फिर यहाँ पर बात करेंगे, देखिए मधुमक्खी पालन से गाँव ही जो गाँव होता है, वही सशक्त नहीं हो रहा है, ठीक है? बल्कि आप देखोगे ना, महिलाएँ सशक्त हो रही है। देखिए, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। जो लोग पढ़े-लिखे हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार के एक माध्यम मिल रहा है यहाँ पे। ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपको इन्हीं चीज़ों को लिख के अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। और मीठी क्रांति भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मीठी क्रांति जो है ना, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे शहद की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या मधुमक्खी पालन को लेकर मीठी क्रांति की यहाँ पे बात की गई है। अब हम लोग बात करते हैं, जो मेंस का जो पेड ग्रुप है, किन-किन वर्गों को फ़ायदा होगा? पहला वो वर्ग जो वन डे एग्ज़ाम का जो है ना प्रिपरेशन करते हैं। वो लोग प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लेते हैं, मेंस एग्ज़ाम में भी प्रिपेयर मतलब बैठ जाते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करें, क्वेश्चन को कैसे लिखें। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा और आपको कंसाइज़ नोट मिलेगा। दूसरा वर्ग किसको फ़ायदा होगा? अ, जो कामकाजी लोग हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। तो ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन समय का उनके पास अभाव रहता है, उनके पास अच्छा मटेरियल नहीं होता है, तो उनके लिए हेल्प करेगा। बट आपको बता दें, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है? लेकिन आपको सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, आपको सही मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो आपको इस दिशा में एक अच्छा हेल्प मिल जाएगा यहाँ पे। थर्ड हो गया, फोर्थ की अगर बात करें यहाँ पे, जो नए लोग जो बहुत दिन से जो है ना क्या बोलते हैं हाँ अ, जिनका जो है प्रिपरेशन मेंस को लेकर डर है कि हम नहीं लिख पाएँगे या मेंस को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे, तो ये डर आपको खत्म कर देगा ये परचेज़ वाला ग्रुप, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अभी मणिपुर को लेकर यहाँ पे ये आर्टिकल छपा हुआ है। बीपीएससी मेंस में भी मणिपुर को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है, याद रखिएगा। ये मैं यहाँ पे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। अभी आपको पता है ना, मणिपुर में जो संकट का जो कारण है याद रखिएगा, वहाँ पे मैतेई और कुकी के बीच में ना जातीय संघर्ष देखने को मिला। क्यों मिला? पता है ना? क्योंकि मैतेई को जो है ना एसटी का दर्जा देने को लेकर कुकी समुदाय में यहाँ पे नाराज़गी थी और इसी को लेकर जातीय संघर्ष देखने को मिला। आपको पता है यहाँ पे वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एन.एस. बिरेन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अभी वर्तमान में वहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू है। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति शासन लागू करने से क्या वहाँ पे मणिपुर में शांति व्यवस्था स्थापित हो पाएगा? इस पे कमेंट करें। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस किया है। आप मेरा वीडियो जाके देखिए यहाँ पे। कल मैंने शाम को वीडियो अपलोड किया है, बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग करके है वहाँ पे। 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है ना, देखिए वहाँ पे, फीडबैक समझिए वहाँ पे, ठीक है? मटेरियल पसंद आएगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन को वहाँ पे डील किया गया है अच्छे से। अब आते हैं यहाँ पे, हाँ, देखिए, मैतेई जो वहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ है, मैतेई और कुकी के बीच में, इसका इम्पैक्ट पता है? 250 से ज़्यादा लोग मर गए वहाँ पे, मृत्यु हो गए, जान-माल का नुकसान हो गया। वहाँ पे विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गया है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डर जो है ना डिस्टर्बेंस हो गया। पर्यटन को वहाँ पे नुकसान पहुँचा है। ये सब इम्पैक्ट है, वहाँ पे जातीय संघर्ष को लेकर, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे आप। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए ये आर्टिकल में क्या बात किया गया है, संसदीय समिति के बारे में बात किया गया है। संसदीय समिति के बारे में बात किया गया। देखिए, संसदीय समिति क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाएगा। संसदीय समिति से आप क्या समझते हैं? इसका काम क्यों होता है? मतलब इसका काम क्या होता है? और ये इसका अभी विवादों में क्यों चल रहा है? देखिए, संसदीय समिति का जो मुख्य काम होता है ना, आपको बता दें यहाँ पे।
सबसे पहली बात, इस संसदीय समिति में जो सांसद की जो भागीदारी है ना, बहुत कम है। इसको लेकर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी और यहाँ तक कि जो उपराष्ट्रपति है ना, उन्होंने भी क्या किया है, चिंता व्यक्त किया है। ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, संसदीय समिति का काम क्या होता है, जो अहम मुद्दे होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, उस पे चर्चा करना और जो ज़रूरी सुधार है ना, उसका खाका तैयार करना, ठीक है? साथ ही आपको बता दें, जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं, जो नीतियाँ हैं, उसको बेहतर ढंग से लागू करना और सभी पात्र लोगों को का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करना। तो ये मुख्य काम होता है, ठीक है? प्रधानमंत्री ने भी जो है ना, इसको लेकर चिंता व्यक्त की है कि सांसद लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, विभिन्न जो है ना संसदीय समिति को लेकर। ये तो चिंता बता दी आपको, काम बता दिया आपको। अब यहाँ पे विपक्षी दल जो है ना, आमतौर पे जो विपक्षी जो दल होते हैं ना, जो विपक्ष में होते हैं, वो भी माँग करते हैं कि जो भी विधेयक होता है, जो भी हम लोग जैसे लोकसभा में पेश करते हैं या राज्यसभा में पेश करते हैं ना, तो यहाँ पेश करने से पहले इस बिल को आप जो है ना, संसदीय समिति के पास रखें, ताकि यहाँ पे अच्छे से चर्चा विमर्श हो सके और फिर इसको हम फ़िल्टर करके लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे क्या करें, पेश करेंगे। ये विपक्ष का भी डिमांड है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये छोटा-सा आर्टिकल है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि चीन का चेहरा देखिए, चीन जो है ना, अभी पाकिस्तान के साथ, तालिबान के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहा है और ये दिखाना चाह रहा है कि तालिबान जो है ना, भारत का विरोधी है। तो इस टाइप का चीज़ों को आप समझ पाइएगा कि चाइना जो है ना, क्या चाल चलने वाला है, भारत को किस प्रकार घेर रहा है। तो ये चीज़ पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। सीपीसी याद रखिएगा, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपसे यही पूछेगा कि सीपीईसी जो खबरों में रहा ना, ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का और पाकिस्तान का, इसको ध्यान रखेंगे आप। बीआरआई, बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी पूछ लेता है। फिर वन बेल्ट, वन रोड, ये भी पूछ लेता है। सब चाइना का प्रोजेक्ट है ये सब, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए लश्कर-ए-तैयबा जो जम्मू कश्मीर में जो पर्यटनों के साथ हुआ, 26 पर्यटन के साथ जो हुआ, सभी जानता है, पूरा विश्व जानता है इस चीज़ को लेकर। उसमें जिस चीज़ का हाथ था ना, जिस लोगों का हाथ था, वो लश्कर-ए-तैयबा का था। ये जो जैश-ए-मोहम्मद का जो एक ब्रांचेज़ है, वहाँ पे 2 अभी अपराधी जो है ना, जो आतंकवादी है, पकड़ा गए। उनके पास क्या-क्या था देखिए, उनके पास गन था, लाशा था, ये बम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि हाइब्रिड आतंकवादी क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है? ब्रैकेट में डाल देगा कि हाइब्रिड आतंकवादी आप क्या समझते हैं? वो आतंकवादी जो आम जनता के बीच में रहता है, ठीक है? आपके और हमारे बीच में रहेगा और वो अपने आतंकवादी घटना को संपादित करके, अंजाम देके, फिर वो आम जीवन व्यतीत करने लगेगा। ऐसा दिखाने लगेगा कि वो तो आम लोग हैं, उसको तो इससे पता ही नहीं होता है कि आतंकवाद लोग क्या होते हैं और इस तरह की घटनाएँ क्या होती हैं। इनको बोलते हैं हाइब्रिड आतंकवादी। एक बार डेफिनिशन पढ़ देते हैं आपके लिए। हाइब्रिड आतंकवादी वो होते हैं जो आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध तो नहीं होते हैं, मतलब उसको आतंकवादी का टैग नहीं मिला हुआ होता, लेकिन वे इतने कट्टरपंथी हो चुके होते हैं ना कि आतंकवादी हमलों को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है? और ये लोग जो है ना आम लोगों के बीच में रहते हैं, आपके और हमारे बीच में रहेंगे ये लोग और नज़र ही नहीं आएँगे, ठीक है? ये लोग आतंकवादी हैं। जब भी उनको मौका मिलता है, हमले को अंजाम देकर फिर से सामान्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसी को हाइब्रिड आतंकवादी बोलते हैं, ठीक है? ये टर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यायमूर्ति वर्मा, ठीक है? आपको पता ही है ना इनकी घटना, जब इनके घर में आग लगा था, तो इनके घर में बहुत सारे जो है ना नगद देखने को मिला। इसी को लेकर ये चर्चा में आ गए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब क्या प्रोसेस है? अब देखिए, आम जनता के सामने अगर इस तरह का बिहेवियर होगा न्यायपालिका को लेकर, तो लोगों का विश्वास तो कम होगा ना और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे जो इलाहाबाद के जो बार एसोसिएशन है इलाहाबाद का, ठीक है? हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, उनके प्रमुख ने सभी विपक्षी दल को और यहाँ पे पक्ष दल को लेटर लिखा गया है कि आप लोग जो है ना महाभियोग प्रक्रिया में जो है ना सहयोग करें, ठीक है? क्योंकि अब इनको जो हटाना होगा ना, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। महाभियोग प्रक्रिया में क्या होता है? लोकसभा से, ठीक है? 100 और राज्यसभा से 50 सांसद लोगों का यहाँ पे समर्थन चाहिए, साथ ही दोनों हाउस से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर ये पास हो गया, तब इसको जो इनको है ना हटाया जा सकता है, न्यायमूर्ति को और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे एक टर्म देखने को मिल रहा है, लव जिहाद। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, ये समझिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा कि लव जिहाद जो है ना भारत में देखने को मिल रहा है। इस तरह की घटना यहाँ पर देखने को मिलता है। जो मुस्लिम जो पुरुष होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कि अपने इस्लाम को
प्रमोट करने के लिए, ठीक है? लोगों को इस्लाम में लाने के लिए, तो लव जिहाद का यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, अपनाते हैं तरीका को। जो मुस्लिम पुरुष होते हैं, वो क्या करेंगे, जो अन्य धर्म के लोग की जो महिलाएँ होती हैं ना, उसको जो है ना प्यार के जाल में फँसा लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, मुस्लिम में कन्वर्ट करवाते हैं। इसी को लव जिहाद कहा गया है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब देखो बॉलीवुड में ना, इस तरह के जो कारनामे हैं देखने को मिलता है, ठीक है? चांस न्यूज़ में है, तो इस शब्द का मतलब ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाला, तो रिपोर्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी बातें होगा, जो इम्पोर्टेंट बात होगा, जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज़ से, हमारे अर्थव्यवस्था के लिहाज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर बात किया गया है धोखाधड़ी के बारे में। अभी जो साइबर फ्रॉड हो रहा है ना, डिजिटल अरेस्ट देख रहे हैं आपने, ठीक है? लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे वित्तीय जो फाइनेंशियल जो यहाँ पे फ्रॉड होता है, लोगों के पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इसको लेकर रिपोर्ट आया हुआ है कि अभी जो फाइनेंशियल जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके सामने जो है ना साइबर अपराध बहुत बड़ा चुनौती बन के उभर रहा है। साथ ही दूसरा चुनौती क्या है? भू-राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिक्स, साथ ही भू-आर्थिक विखंडन, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। तीनों टर्म को याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, ठीक है, या वित्तीय साझेदारी के सामने क्या-क्या यहाँ पे चैलेंजेज़ हैं। यहाँ पे साइबर सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, भू राजनीतिक तनाव के बारे में, भू आर्थिक विखंडन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल मुद्रा क्या होता है, ठीक है? डिजिटल मुद्रा क्या होता है? अ, सेम जो रुपया का जो महत्व है ना, वही डिजिटल मुद्रा का भी महत्व होता है। तो इसको क्यों लाया गया है? तो जो बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का जो हमारे अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको रोकने के लिए यहाँ पे डिजिटल मुद्रा का प्रचलन बढ़ाया गया है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। बोलेगा आपसे कि डिजिटल मुद्रा की क्या आवश्यकता है या क्या प्रासंगिक है? यहाँ पे बिटकॉइन का जैसे जो गैर सरकारी जो यहाँ पे मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है, उसको काउंटर करने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। ठीक है? तो ये जो हमारा नंबर है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि पेड ग्रुप से जुड़े, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं 10 एएम से 5 पीएम के बीच में, ठीक है? और यहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, साथ में वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और लगभग आपको 100 से 150 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवा दिए जाएँगे, ताकि एग्ज़ाम में आप बैठो, ठीक है? तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे आप और आपको टाइम मैनेजमेंट का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आपने देखा ना जो 70 मेंस देके आए ना, उन अधिकतर बच्चों की आप बात करोगे ना, तो लोग क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाए। लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, उसमें पूछा क्या चाह रहा है, ठीक है? जल्दबाजी में कुछ भी लिख के लोग आए हैं वहाँ पे। तो ऐसा स्थिति से आपके सामने ना आए और आप लोग चाहते हैं कि 71 जो है ना, फाइनल करें अपना पोस्ट को, ये आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। हमारा काम है चीज़ों को सही से परोसना है, ठीक है? बाकी आपके हाथ में है कि आपको जॉइन करना है या नहीं करना, कोई दबाव नहीं रहेगा। लेकिन हमारा ऑप्शन यही रहेगा कि आप लोग जो है ना, चीज़ों को विचार-विमर्श करने के बाद ही जॉइन करेंगे आप लोग। अब यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो है ना, इलेक्शन कमीशन, आपको पता है ना 324 यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया है इस बार। आर्टिकल 324 को लेकर बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो अभी चुनाव रिफ़ॉर्म को लेकर, मतलब जो मतदाता हैं, उनको चुनाव से जोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या-क्या कदम उठाया है अभी हाल में, उस पे चर्चा करें। इस तरह के मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बता दें कि जो अभी 26वें नंबर के जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे। तो 26वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कई जो है ना पहल शुरुआत किया है। क्या पहल शुरुआत किया है? तो जो बूथ होता है ना, जैसे कि जो मतदाता केंद्र होता है, जो केंद्र होता है, पहले 1500 लोगों का यहाँ पे कैपेसिटी था, उसको घटाकर 1200 कर दिया गया है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़-भाड़ ना हो। जो भी मतदाता है वहाँ पे आसानी से पहुँच सके, ठीक है? और अपने वोट का प्रयोग कर सकें, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो कदम उठाया जाता है उसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान बहुत ज़रूरी है और हमारे मतदाताओं को सुविधाएँ देना भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो जाके वो लोग मतदान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछता है। 2015 में बना था, जनवरी 2015 में। के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष का नाम याद रखिए, सुमन बेरी। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ पर बात किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। आपको बता दें, वर्तमान में भारत ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है। 4000 अरब डॉलर का, 4000 अरब डॉलर का। पहला में यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर अपना भारत है।
ठीक है? ये सीक्वेंस याद रखिएगा। आपको बता दें परचेज़िंग पैरिटी जो पावर होता है, परचेज़िंग पावर पैरिटी परचेज़िंग पावर पैरिटी टर्म को याद रखिएगा। अगर इस लिहाज से हम लोग बात करें ना, तो अमेरिका का जितना इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है जितना, ठीक है, उसका आधा से अधिक हम लोग है परचेज़िंग पावर पैरिटी। इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है, ये समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अब भारत में अभी लीची का समय चल रहा है ना, चलिए आम कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल हम लोग। तो छोड़िए वाटरमेलन, तरबूज का हम लोग लेते हैं एग्ज़ाम्पल। एक वाटरमेलन का भारत में दाम कितना है? ₹50 मान लीजिए, ठीक है? कितना दाम है? ₹50। यही वाटरमेलन अमेरिका में समझिए उसका दाम कितना है? $1। कितना है? $1। तो यहाँ पे परचेज़िंग पावर पैरिटी के बारे में क्या बात करेंगे कि $1 बराबर कितना हो गया? ₹50। समझ रहे हैं ना? ये हो गया परचेज़िंग पावर पैरिटी। उस पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो 4000 अरब डॉलर का अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि 15,000 अरब डॉलर का अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी को जो है ना अच्छे से रिप्रेज़ेंट करने की ज़रूरत है और हम लोग जो है ना बहुत जल्द 2047 में डेवलप कंट्री बनेंगे। उसके लिए हमें हर क्षेत्रों में जो है ना अ, अच्छे-अच्छे कार्य करने होंगे। हमें आत्मनिर्भरता को अपनाना होगा। यहाँ पे ये चीज़ें को इ इन चीज़ों पे बात की गई है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ है ख़ास? नहीं, ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पे हाँ, एलन मस्क इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया ट्रम्प प्रशासन से। भले ये भी एक डिपार्टमेंट सँभाल रहे थे ट्रम्प प्रशासन में। इनका डिपार्टमेंट का नाम पता है क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दक्षता विभाग, ठीक है? क्या नाम था? एफिशिएंसी डिपार्टमेंट, डीओजीआई। यहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भारत-अमेरिका संबंध के बारे में। यहाँ से तो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने डिस्कस भी किया है, क्योंकि भारत-अमेरिका के बीच में अभी तनाव देखने को मिल रहा है। क्या चीज़ को लेकर? टैरिफ को लेकर। और क्या चीज़ को लेकर देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे आईएमएफ जो यहाँ पे पाकिस्तान को जो फंड प्रोवाइड कर दिया है, उसको लेकर भी तनाव देखने को मिला है यहाँ पे, मतभेद देखने को मिला। तो कौन-कौन सा सेक्टर है, जहाँ पे भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम कर रहे हैं? उसके लिए क्या पहल किया गया है? याद रखिएगा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट पहल जो है ना, भारत-अमेरिका के बीच में शुरुआत किया गया है अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए। इसके तहत जो है ना, सैन्य साझेदारी और वाणिज्य को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट पहल भी शुरुआत किया गया है भारत-अमेरिका के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, रणनीतिक जो प्रौद्योगिकी है, उसका ट्रांसफर, शेयरिंग किया जाएगा। उसके बाद क्वाड, 4 मेंबर है ना क्वाड में, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एक और कौन है? जापान। वहाँ पर भी भारत और अमेरिका मिलके काम कर रहा है। उसके बाद I2U2 यहाँ पे इज़राइल, अमेरिका, भारत और यूएई मिलके काम कर रहा है, ठीक है? तो आप याद रखेंगे। तो कौन-कौन सा सेक्टर है जिसमें मिलकर भारत-अमेरिका मिलके काम कर रहा है? या कौन-कौन सा ऐसा पहल है जो भारत-अमेरिका के संबंधों को मजबूत करता है? ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समय कितना हो गया? लगभग 28 मिनट हो गया। वीडियो लंबा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अब क्वालिटी वाली चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक्सपोज़ किया जा रहा है, ठीक है? ताकि आप लोग चीज़ों से अवेयर रहें। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपका समय बच सके, ठीक है? अभी अभी आपने देखा होगा कि लोग 5 साल से 10 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन फाइनल अभी तक नहीं हो पाया। ये समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसलिए अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना हमारी और आपकी क्या है, प्राथमिकता है। और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, ये तमाम जो हमने आपसे से बात किया, क्या-क्या इसमें क्या-क्या बेनिफिट है, वो सब आपको लाभ मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।